शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हम एक ऐसे नेता को पेश कर रहे हैं जो राजनीति के अपराधीकरण का सिंबल बन गया है। ऐसा नेता जिसने चुनाव जीते लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे चले। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। सीवान के एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन आपकी अदालत में हाजिर हो। कोर्ट है, जहां बैठने की भी व्यवस्था है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन के करियर पर। बिहार में सीवान इलाके के एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन के दो चेहरे हैं। एक चेहरा उस शहाबुद्दीन का जिसके खिलाफ अनेक क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। दूसरा चेहरा उस शहाबुद्दीन का जिसने एमपी बनने के बाद अपने इलाके सीवान में विकास के काम किए। शहाबुद्दीन लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून को मानने वाला हमारा एमपी है। एक आरजेडी हम आप कानून को मानने वाले लोग हैं। हम कोई लठैती हम मारा पीटी करने वाले लोग नहीं हैं। एक शहाबुद्दीन जिसके खिलाफ 18 साल की उम्र में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए। एक शहाबुद्दीन वो जो 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर बिहार की विधानसभा में पहुंचा। एक तरफ वो शहाबुद्दीन जिस पर हत्याओं और किडनैपिंग्स जैसे अपराधों की सूची बढ़ती गई, तो दूसरी तरफ वो शहाबुद्दीन जिसने 1986 से लेकर अब तक 4 लोकसभा चुनाव जीते। लालू यादव तो इतना गैर जिम्मेवार एक अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। जब शहाबुद्दीन जेल में गए तो ये जेल में जाते हैं मिलने। जब शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने डीपी ओझा को बर्खास्त कर दिया। जब शहाबुद्दीन जेल गए तो लालू यादव अपने काफिले के साथ जेल जाते और कहते कि मेरा छोटा भाई है। तो लालू यादव जैसे लोगों के ही कारण शहाबुद्दीन जैसे अपराधी बिहार में पल रहे हैं। शहाबुद्दीन का एक चेहरा वो है जो सिर्फ सीवान तक सीमित रहता है, तो शहाबुद्दीन का दूसरा चेहरा वो है जो अक्सर नेशनल मीडिया में छाया रहता है। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। आपकी अदालत में मोहम्मद शहाबुद्दीन पर इल्जाम है कि ये अपराध जगत के सरगना हैं। ये बात सही है कि आपके जो विरोधी हैं बिहार में वो आपके आतंक से, आपके नाम से कांपते हैं? नहीं, अगर ऐसा रहता तो उनको 3 लाख वोट्स कैसे आते? आपका इतना आतंक है कि जब चुनाव होता है तो सिर्फ आपका पोस्टर लगता है, सिर्फ आपके बैनर लगते हैं, किसी तो और को? डिपेंड करता है वहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है। नहीं, सबको लगता है। अगर उनको वोट्स लगता नहीं उनका बैनर, तो वोट्स मिलते कहाँ से? आपके जो विरोधी हैं उनको किसी तरह का कोई डर नहीं है आपसे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि उनके जब बयान हम अखबारों में पढ़ते हैं वो तो कहते हैं कि शहाबुद्दीन जब सोते हैं तो हैंड ग्रेनेड अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं। मैं बस आपके सामने हूँ, अकेला हूँ, और मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। मेरा कोई तस्वीर ऐसा मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए, अगर शादी वादी में नहीं हो, जिसमें मेरा लश्कर और लश्कर के साथ मैं घूम रहा हूँ। मुझे जब भी देखेंगे अकेले ही देखेंगे। मैंने सुना कि 10 आपके दोस्त हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं और वही तय करते हैं आप कौन से रास्ते से जाएंगे, कौन सी गाड़ी में बैठेंगे। नहीं, बिल्कुल आपने ये सही फरमाया। हम स्कूल से 10 नहीं, हमारे स्कूल में जितने साथी थे वो कॉलेज में भी रहे, कॉलेज के बाद भी आज राजनीतिक जीवन में भी अगर वो सर्विस भी करते हैं तो मेरे साथ होते हैं। और ये सही है कि करीब 500 लोगों की फौज है जो आपकी सुरक्षा करती है, प्राइवेट आर्मी आपकी है? फिलहाल तो यही लोग दिख रहे हैं मेरे पास। मुझे किसी से लड़ाई ही नहीं है। अगर आपकी किसी से लड़ाई नहीं है तो सीवान के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में आपके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज क्यों हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं इसका मिसाल ऐसे दे दूं कि मैं अभी 2.5 साल हो गए हमें घर गए हुए। इस दरमियान मुझ पे 8 मुकदमे अगर दर्ज होते हैं, जिसको मुझे लगता है कि आने वाले सवालात में आपके वो भी होंगे, हरन के खाल रखने का, हरन का शिकार आने वाले करने क्यों? का। अभी सवाल पूछने मैं बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेरे ऑब्सेंट मेरे गैर मौजूदगी में 8 मुकदमे दर्ज हो सकते हैं,
जिसका प्रमाण है। मैं देखिए, पौने 2 साल तक मैं देखिए, जेल मैं में आपको था। बताता हूँ, ये जो 24 अप्रैल की आप बात कर रहे हैं, प्रतापपुर आपके घर जब पुलिस गई, जब उन्होंने वहां पर रेड की, उसकी जो जानकारी मेरे पास में है, वहां के जो एसपी हैं रतन संजय और डीएम CK अनिल, ये दोनों लोग गए थे रेड करने। और जब आपके 11 घरों की तलाशी ली गई, उसमें 80 अलग अलग बोर की गोलियां, होल्स्टर्स, नाइट विजन डिवाइस, BHF का वॉकी टॉकी, शेर की खाल, हिरण की 2 खालें और एक जिंदा हिरण बरामद किया गया। अगर मेरे पास लाइसेंस है इन अलग अलग बोरों का, तो फिर ये अवैध आपने डिक्लेयर कैसे किया? अगर वाकी टाकी की बात कर रहे हैं, उसकी अनुज्ञप्ति भारत सरकार ने मुझे लाइसेंस दिया। अगर आपने और दूसरे चीज़ों की बात की, नाइट विज़न की, तो उसके भी मैं कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। मैंने हमेशा बार बार चिल्ला के कहा, जिनको बनाना रहता है, क्रिएट करना रहता है, मुकदमे वो करते हैं। आपने शाहबुद्दीन जी ये नहीं बताया कि जो अलग अलग तरह की राइफल्स, बंदूकें, ऑटोमेटिक गन्स हैं, तो क्या करते हैं इनका? कोई ऑटोमेटिक गन्स नहीं है हमारे पास। हमारे पास 1932 से, जो लोग जानते होंगे मुझे, मेरे घर में 1932 से बंदूकें हैं। जिस परिवार में 1932 से बंदूक रही होंगी, वो परिवार 1932 से कैसा रहा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें लिखा है कि जब एसपी रतन संजय और डीएम वहां गए तो गांव के लोगों ने उन्हें एक दरबार लगाया और गांव के लोगों ने शिकायत की कि कुछ लोग अपने घर में अपराधियों को शरण देते हैं, उनके पास में अत्याधुनिक हथियार है और ये सब गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, इसलिए ये रेड की गई। पहली बात कि आपके पास वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। उसने अगर लगाया जनता दरबार, तो हमें नहीं लगता कि एक आदमी भी उसमें गया भी। उनके अधिकारी थे, कर्मचारी थे, शिकायत करने का प्रश्न नहीं। मेरा गांव पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आप अगर सिवान से किसी से रिपोर्ट करवाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बड़ा यूनाइट गांव माना जाता है। और मेरे गांव में भी मतभेद अगर हो जाए तो मुझे बेकार है पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना। ये तो पुलिस के लोग कहते हैं इतना डरते हैं गांव वाले कि आपके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं होता है। नहीं, मेरा गांव बेसिकली ठाकुरों की गांव है और ठाकुर बाई बर्थ डरते नहीं। ये सच है कि आपके जब जो आपका पैतृक गांव है प्रतापपुर का, प्रतापपुर के घर में जब पीछे आंगन में खुदाई की गई तो उसमें से मानव कंकाल मिले? बिल्कुल, एसपी तो आपके कह रहे होंगे, तो आपने सूट भी कराया होगा, उस पर मुकदमे भी कायम होनी चाहिए। किसके कंकाल थे ये तो बताइए। ये तो एसपी ही बता देंगे। मैं तो 2.5 साल से रजत जी बाहर हूँ, मैं 2.5 साल से बाहर हूँ। उन्होंने एक CD जारी की है जिसपे 19 तस्वीरें हैं, जिसमें अलग अलग मुद्राओं में लोगों को हिरण के शव के साथ बैठा दिखाया गया है। नहीं, सुना है हमने, कई लोगों ने बताया जिन्होंने टीवी वगैरह पे देखा कि ऐसी बातें हैं। आपने नहीं देखा? नहीं, हमने मैं आपको दिखा देता हूँ, हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अच्छी बात है, प्रसन्नता होगी। ये तस्वीरें हैं जिसमें मरे हुए हिरण के साथ आप और आपके साथी बैठे हैं, आप बहुत करीब से उसको देख सकते हैं। ये तो कानूनन अपराध है। हाँ, अपराध है। पहले तो इस तस्वीर पर ही संदेह है। अगर ऐसी बात है जिसने वैधता की आपने बात की, तो यूपी में ऐसा प्रावधान है और बिहार में भी कई जगहों पे कलेक्टर को ये अधिकार दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा, शेर भी काफ़ी पाबंदी है, लेकिन जब मैनीटर हो जाता है तो सरकार को अधिकार होता है कि उसको परमिट करती है। यूपी में ऐसे ही जो जानवर फसल का नुकसान करते हैं, उनको आमतौर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अधिकार होता है कि वो परमिट करें, और परमिट देते हैं। और कई लोगों के पास, मेरे जानने लोगों के पास, और इनमें ये तस्वीर कहाँ से बनाई गई, कहाँ से मैनिपुलेट की गई, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा है, ऐसा नहीं। आपको याद तो होगा, अगर आपने हिरण का शिकार किया होगा। ये तस्वीर तो नहीं है, लेकिन ऐसा है और ऐसे हम लोग रहे हैं। यूपी में कई दोस्त हमारे हैं जो शिकार करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो विथ परमिशन से करते हैं, पूर्वांचल में खास तौर से। ये जो हमने तस्वीरें देखी, इनके बारे में आपकी क्या सफाई है? क्या ये परमिशन लेकर के मारे गए? नहीं, इस तस्वीर के सही होने पर अभी मैं कोई मोहर नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता है। शाहबुद्दीन साहब, ये कोई पहली बार तो है नहीं कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस किया हो, ये कोई पहली बार तो है नहीं कि प्रतापपुर में आपके घर रेड की गई हो। अगर इतिहास देखें तो 2 सितंबर 1985 को सिर्फ 18 साल के आप थे तो दफा 307
अटेम्प्ट टू मर्डर का केस आप पर बना था? अब इतनी पुरानी बात मुझे याद नहीं। मुझे तो याद है अच्छी नहीं तरह बना से। होगा, नहीं ये केस बना भी होगा, बना होगा। मैं कह रहा हूँ जब अगर अंकित है तो बना ही होगा, लेकिन कॉलेज के ज़माना का रहा होगा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, ये कॉलेज का ही मुकदमा होगा, कॉलेज से कैंपस से बाहर का कोई मुकदमा नहीं होगा। 34 केसेस हैं और जो 34वां केस है, नहीं थे, ट्रायल हो गए, अभी केसेस चल रहे हैं ये 34 नहीं, केसेस। गलत रिपोर्ट किसी ने किया है। यही दुखद है कि जो देखिए ये तो जो सीवान के एसपी हैं, सीवान के डीएम हैं या वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने अदालत में जो रिपोर्ट फाइल की है उसमें लिखा है। उसी में फंस रहे हैं ना वो फंस रहे हैं या आप फंस रहे हैं? मैं कहीं नहीं फंस रहा, मैं कहीं नहीं फंस रहा। 24 अप्रैल को एक बार रेड हुई थी, अब 22 जून को वहां के जो नए डीएम हैं संतोष कुमार, उन्होंने भी आपके खिलाफ वारंट जारी किया है। बिल्कुल सुना है। ये तो और 24 जून को उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक बग जो हिरण को मारा, इसका भी केस रजिस्टर किया। नहीं, बिल्कुल किए होंगे। जब आप कह रहे हैं तो आपको तो झुटलाया नहीं जा सकता। शाहबुद्दीन जी, मैं तो इतना जानता हूं कि जिस आदमी के ऊपर 34 केसेस कभी ना कभी चले हो, ट्रायल हुआ हो, वो आदमी बिल्कुल भोला भाला तो नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी मठ का मठाधीश हूँ, या मैं बस अपनी काम बड़े ईमानदारी से करता हूँ और बड़े बेबाकी से बोलता हूँ। आप जब बेबाकी से बोलते हैं तब इल्ज़ाम ये लगते हैं कि आपकी जो राजनीतिक ताकत है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने अपराधों को बचाने के लिए। इसको लेकर के हमारे पास इल्ज़ाम है, लेकिन इसका आप जवाब दें उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद ये मुकदमा जारी रहेगा मोहम्मद शहाबुद्दीन पर। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सफाई मांग रहे हैं सीवान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन से। आपकी अदालत में मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आरोप है कि इन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया। शहाबुद्दीन साहब ये कहते हैं कि सारी दुनिया तो आपको अपराधी कहती है, आपके सारे विरोधी आपको क्रिमिनल कहते हैं, लेकिन लालू जी कभी क्रिमिनल नहीं कहते। हमने अभी लालू जी का बयान भी देखा। बड़े लीडर हैं, गलत तो बोल नहीं सकते। उनको अपनी राजनीति के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन के सहारे की जरूरत है? नहीं, न मैंने कभी किसी से इस्तेमाल हुआ, न मैंने कभी किसी को इस्तेमाल किया। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं। जिस समय बिहार में असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, आपको जेल जाना पड़ा था, वहां के डीएम ने आपको आपके एरिया में सिवान में आने पर रोक लगा दी थी। मैं 2 वर्ष से जेल में था और उस पर क्राइम कंट्रोल एक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लगाया। उस पर कमिश्नर का जो ट्रायल हुआ उसमें कमिश्नर ने कमेंट किया कि बहुत उत्तेजना से पूर्ण होकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये कदम उठाया जो न्यायपूर्वक नहीं। लेकिन मैं शहाबुद्दीन साहब ये याद दिला रहा हूँ आपको कि 27 फरवरी को जब चुनाव खत्म हो गए, इलेक्शन का प्रक्रिया खत्म हो गई, राबड़ी देवी ने फिर से मुख्यमंत्री का काम संभाल लिया। जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उन्होंने आपको वापस आने की इजाज़त दे दी? नहीं, बिल्कुल दिया, और जिस दिन दिया उसके सुबह होकर के इन्होंने और एक क्राइम कंट्रोल एक्ट का मुकदमा शुरू कर दिया जो अभी चल रहा है। तो लगता है कि इन मुकदमों से पीछा नहीं छूटेगा आपका? जो व्यक्ति 2.5 साल से जेल में हो और उस 3 महीना निकलने के बाद अपने घर नहीं गया हो, उस पर अगर 10 मुकदमे आप कायम कर सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं पुलिस के क्षमता पर या पुलिस के नियत पर शक नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी पुलिस में भी ऐसे दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के व्यक्ति आ जाते हैं जो इस तरह के कार्य कर गुजरते लेकिन ये तो सच है ना कि जब चुनाव आप लड़ते हैं तो उसमें बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता है। सिवान में मीडिया होती है, आप जानते हैं कि कंट्रोवर्शियल चुनाव होता है हमेशा, तो पूरी मीडिया होती है। अगर सिवान के एक भी ऐसा तस्वीर आप दिखा दें, और ख़ासतौर से मेरा इलेक्शन का, जिसमें बक्से लूटे जाते हों, बूथ कब्जे किए जाते हों, बहुत देश में दिखाया जाता है, दिखाया गया है, बिहार में भी दिखाए गए हैं, लेकिन बिहार में सिवान में अगर कोई दिखा दे तो मेरे जान। शहाबुद्दीन जी, बक्से लूटने की, बूथ कैप्चरिंग की नौबत नहीं आती है। मैंने तो सुना है कि आपका जो विरोधी होता है उसका सिर कलम कर दिया जाता है। तो मेरे समझ से अगर इतने सिर कलम होते तो घनत्व के लिहाज से सिवान इस देश का सबसे डेंस शहर है, तो आधी आबादी हो गई रहती। 31 मार्च 1997 की बात है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर चंद्रशेखर प्रसाद
आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके खिलाफ भाषण दे रहे थे, दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। मैंने करियर शुरू की चंद्रशेखर जी के साथ। मुझे जो जानते होंगे, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में आया, मेरे यहाँ पहले थे वो, हम दोनों एक ही कॉलेज के थे, डीएवी कॉलेज से, और वो वहीं से शुरू किए। वो वहाँ से दिल्ली आ गए, दिल्ली से फिर जेएनयू आ गए, जेएनयू में प्रेसिडेंट रहे और क्या वाइस प्रेसिडेंट रहे, क्या रहे। मैं एमएलए हो गया। जब भी मैं आता था मैं चंद्रशेखर के साथ ही रुकता था, मुझसे सीनियर थे वो। उन दिनों मैं जेल में हुआ करता था जब इनकी हत्या हुई थी। सबसे ज़्यादा दुखद बात तब हुई जब मेरे सबसे अजीज साथी की कत्ल होता है और मुझे उसमें मुलजिम मीडिया के माध्यम से बनाया मीडिया जाता नहीं, है। शहाबुद्दीन जी, मीडिया नहीं, मीडिया ही, इसलिए कि सीबीआई ने, मुकदमा- देखिए नहीं। सीबीआई ने जब जांच की और सीबीआई ने चार्जशीट की है, सीबीआई की चार्जशीट में जो 6 लोग हैं उनमें आप मेन एक्यूज्ड हैं, और सीबीआई ने कहा कि आपने कॉन्स्पायर किया और उस किलिंग को डायरेक्ट किया। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। सीबीआई नहीं, ये जब मुकदमे हस्तांतरित किए गए सीबीआई को, तब माले वालों ने जो एफआईआर किया था उसमें ये था, और सीबीआई का जो फाइनल रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें आपको बात बहुत साफ हो जाएगा। अगर रहता तो मैं एक्यूज रहता, मैंने उसमें बेल भी नहीं लिया, मैं तो किसी और जेल में था। जो लोग पकड़े गए हत्या करने वाले, उन लोगों के आपसे गहरे संबंध साबित हुए। ध्रुव जायसवाल, नहीं, बिल्कुल। रुस्तम मियां, शेख मुन्ना और मोहम्मद रियाजुद्दीन। नहीं, ध्रुव जायसवाल से मेरे बहुत ही गहरे संबंध हैं। इससे मैंने सीबीआई के में जो हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ, जो स्टेटमेंट है उसमें भी है। ध्रुव जायसवाल मेरे गाड़ी चलाते थे और आज भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन वही आपने 10 ग्रुप में आपने जो कहा उसमें भी। और एक लड़का मेरे गांव का है। स्वाभाविक है कि जब गांव का होगा तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूं कि मेरे जानने वाला नहीं। तो ये लोग भी एक्यूज हैं कि नहीं है, सीबीआई कहाँ अपने चार्जशीट में इन्हें दाखिल किया। ये भी सही है कि एफआईआर में इनके नाम थे और इनकी गिरफ्तारी आपके घर से हुई। किनकी? हमारे घर से कभी आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, इन्होंने लिखा है कि ध्रुव वाज अरेस्टेड फ्रॉम द हाउस ऑफ द एमपी ऑन फरवरी 21 फरवरी तो 1998 को। आपसे कहा सफाई में कि मेरे गाड़ी मित्र भी थे और गाड़ी भी चलाते थे मेरी, और आज भी छूट के मेरी गाड़ी चलाते हैं। तो अब ये अपराध सिद्ध नहीं होता, अंडर ट्रायल केस है। अगर अपराध सिद्ध होगा तो अदालत सजा देगी। लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि आप इस केस में इन्वॉल्व हैं, और ये एक ऐसा केस है जो ये कि सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। मेरे इतने नज़दीक, मतलब चंद्रशेखर के बारे में सोचना भी हमारे लिए पाप है। शहाबुद्दीन जी, जिस चंद्रशेखर प्रसाद को आप अपना दोस्त कह रहे हैं, उनकी मां आपके बारे में क्या कहती हैं, ये जरा देख लें एक बार। एकमात्र मेरा इकलौता पुत्र चंद्रशेखर था। वो तो मेरा बुढ़ापा के लाठी, मेरा कलेजा के टुकड़ा, मेरा रतन तो ले लिया। तो मेरे मरने में या जीने में कोई फर्क नहीं है। मुझे गोली मार देगा। मैं तो आम जनता के बीच में कहती थी, ए साहबू के गुंडे आओ मुझे मारो। दरबार तो जेपी चौक पर लोग बोलते नहीं ना, चंद्रशेखर के माई मत बोलना, तो मार दिया। अरे हमको मरने से क्या डर है। अच्छा, यही अगर आप प्रमाणित इतना करता मित्र है। होते तो उनकी मां ऐसी बात कहती है आपके बारे में? कि माँ का छोड़िए, मैं कमेंट, माँ है, कमेंट मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप उन्हीं की जुबान से सुनिए कि उन्होंने मैं चैलेंज किया कि आओ और मार दो, मैं गवाह हूँ। इनके बाल भी बांका हुए, इन्हें कोई गाली भी दिया, तुम भी कहा, इनके घर अकेली शहाबुद्दीन हैं। जी, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसी अपनी इमेज चाहते हैं जैसी वीरप्पन की थी। मैं किसी से तुलना करना नहीं चाहता। मैं वीरप्पन को बहुत अच्छी तरह जानता भी नहीं। मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण सोच रखता हूँ। उनकी इमेज ऐसी थी ना कि वो जो रॉबिन हुड की इमेज होती है कि अमीरों से पैसा लूटो, गरीबों को पैसा मैं दो। रॉबिन हुड को भी नहीं जानता। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, मैं सीधा सादा व्यक्ति हूँ। लेकिन ये सही है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर आपके डर से डॉक्टर ज्यादा फीस नहीं लेते, आपके डर से स्कूलों में ज्यादा फीस नहीं ली जाती। नहीं, मैं अब सिर्फ डर अगर कहा जाए तो अब आप लोग कहते रहे, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। ये पहला मौका है कि मैं कहीं अपने घर से बाहर कहीं किसी अदालत में पेश हुआ हूँ। तो मैं अब इस पर क्या कह सकता हूँ
कि कौन कहते हैं, लेकिन बस ये है कि हम उस चिराग की तरह हैं जो खुद जल के दूसरे को रोशन करने का प्रयास करता है। मैं बिल्कुल, अगर जिस वजह से हो लाभ होना है, लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं, बस मैं उससे संतुष्ट हूँ। शहाबुद्दीन जी, बहुत लंबी फहरिस्त है इल्जामात और सवालात की। मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आपकी अदालत में जनता के मुकदमे का एक और दौर, ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है सीवान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। आपकी अदालत में मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आरोप है कि इन्होंने ताकत का दुरुपयोग किया। शहाबुद्दीन साहब, ये लोग कहते हैं कि सीवान इलाके में कोई अफसर ऐसा नहीं है जो आपके प्रभाव से बच सकता हो। अब इसको मैं कैसे प्रमाणित करूं? ये ऐसा प्रश्न है कि जिसकी प्रमाणिकता यहाँ नहीं मिल सकती है। ये सच्चाई बस नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि मैं कभी भी किसी अधिकारी की स्थानांतरण या पदस्थापन में दखल अंदाजी नहीं किया। देखिए, अभी हाल ही में जो डीएम थे, जब उन्होंने आपके खिलाफ वारंट इशू किया तो उनका ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? कोर्ट ने निर्देश दिया, चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया, चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 5 जगह से हटाए जा चुके थे और इनके 3 कमिश्नर इन पर प्रोसीडिंग चलाया हुआ है और इनका पता कर सकते हैं कि इनका शियार बिहार में अब तक जितने अधिकारी हैं उससे सबसे बुरे हैं। शहाबुद्दीन साहब, 15 साल से जब आपकी पार्टी की सरकार होगी तो उनका सीआर तो ठीक हो नहीं सकता जो आपके विरोधी होंगे। अब पार्टी की आप बात कह रहे हैं तो ये लंबी बात हो गई और बड़े लोगों की, हम लोग बड़े छोटे लोग हैं इस मामले पे, ये बड़े लोग बताएंगे। मैं आपको उदाहरण और याद दिलाता हूं। 16 मार्च 2001 बच्चू सिंह मीना, प्रतापपुर के एसपी, इन्होंने आपके घर पर जाकर तलाशी ली, एनकाउंटर हुआ और बहुत सारे अपराधी मारे गए। आपके घर से निकले थे वो लोग। उस वक्त भी मेरी सरकार थी। मेरी सरकार अगर इंटरफेयर करती, अगर दखलंदाजी करती तो रोक सकती थी। और दूसरा बात, बच्चू सिंह मीना क्यों गए मैं ये बता देता हूँ। एक डीएवी कॉलेज है जिसमें एक डीएसपी के बेटा एग्जाम दे रहा था और जिसके पेपर और कॉपी बाहर निकाल के लिखे जा रहे थे। मुझे प्रिंसिपल पीएन पाठक है, आज भी हैं, प्रभुनाथ पाठक, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा हो रहा है, हम ईमानदारी अपने को ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि सारे बच्चों को हम रोक रहे हैं और ये लड़का एक अकेला और डीएसपी बैठ के लिखवा रहा है। मैं वहाँ, ये मेरी गलती थी कि अनाधिकृत तौर पर मैं वहाँ गया। मैंने उसे कहा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना होगा। कहा कि आपको किसने अधिकार दिया? हम कहे आपको किसने अधिकार दिया? उसने एक पर्ची दिखाई कि मुझे यहाँ प्रतिनियुक्त किया है एसपी ने। फिर तू मैं हुआ, थोड़ा सा धक्का मुक्की भी हुई। उसके बाद से उन्होंने एक मुकदमा कायम किया। ये जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, आप भी पता लगाएंगे, ये कमीशन में बातें हैं और कमीशन में आई है ये बातें। उसके बाद से ये बस एक एग्जामिनेशन में एक अधिकारी के बेटे के कदाचार को रोकने के लिए ये तमाम घटनाएं। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, ये सही है, लेकिन क्या ये सही नहीं कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपके घर में जो लोग थे उनसे और पुलिस के बीच में एनकाउंटर चला? अरे जनाब, ये देखना चाहिए घर में थे या वो मेरे विलेजर थे। ये तो डॉक्यूमेंट्स, उसे बिहार सरकार नौकरी दी है। एक मिनट, उसमें 4 ऐसे लोग थे जो 5 दिन पहले अरब से छुट्टी पर आए थे, उनके वीज़ा, पासपोर्ट, तभी तो अदालत ने निर्देश दिया नौकरी देने के लिए उनके परिजनों को। इनके ऊपर हत्या के 8 मुकदमे कायम हुए हैं। के पास हथियार थे और उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई। अब पुलिस अगर कहती है तो हो सकता है कि अमेरिका से हथियार लाए होंगे, कोई लोग अरब से आए होंगे, तो इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि जब मकान की तलाशी हुई तो गवाहों के बताए अनुसार शहाबुद्दीन साहब उसी जगह पर रहते हैं। उनके पलंग के बिछावन के सिरहाने के नीचे छिपे हुए हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। मेरे बिस्तर के नीचे से। हाँ, आप शायद तकिए के नीचे रख के सोते होंगे हैंड ग्रेनेड। मैं शादीशुदा आदमी हूँ और बच्चे भी हमारे हैं। हैंड ग्रेनेड इतना सेंसिटिव चीज़ होता है कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, या आप जाएंगे ही जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 4 मई 1996 का सिवान के एसपी एसके सिंघल ने आरोप लगाया
कि आपने उनके ऊपर फायरिंग की? ये लगे थे मुकदमे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये दर्ज किए गए थे। किन परिस्थितियों में दर्ज किए गए, कैसे दर्ज किए गए, मैं इलेक्शन के दिन की बात है। 2 दिसंबर 2003 मुजफ्फरपुर के आरक्षी महानिदेशक मल्होत्रा साहब ने 77 पन्नों की गोपनीय रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन हार्डकोर क्रिमिनल हैं। यशवंत मल्होत्रा का बयान है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हैं शहाबुद्दीन। गोपनीय रिपोर्ट को मैं क्या जानता हूं, बस मैं तो आपके सामने हूं, जिस तरह हूं, जैसे हूं। बस अगर चेहरे से अपराधी लगता हूं तो इसमें मेरा दोष नहीं, ईश्वर का है। अगर व्यवहार से लगता हूं उसमें मेरा दोष है, मैं प्रयास करूंगा कि सुधार लूं। मैं तो आपको एक के बाद एक उस इलाके के या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या पुलिस गोपनीय आपने अफसर कहा, हैं। तो गोपनीय रिपोर्ट तो मेरे पास आती नहीं। आपके पास तो सब रिपोर्ट आती है, ऐसा हो नहीं सकता शहाबुद्दीन साहब को ये पता ना हो। एक तरफ सीके अनिल, एक बच्चू सिंह मीना, एक एसके सिंगल, एक यशवंत मल्होत्रा, सारे के सारे पुलिस अफसरों को आप ही मिले हैं केसेस फाइल करने के लिए? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर कुछ मेरी बनावट में ईश्वर ने, खुदा ने गलती की हो तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा आचरण है, जो मेरा चरित्र है, वो आपके सामने है। जो मेरा अभी का है, अगर इससे मैं क्रिमिनल लगता हूं तो आपकी अदालत में हूं। जनता से पूछते हैं उसके मन में आपके लिए क्या सवाल है? जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती है या कोई दुर्घटना होती है तो उस वक्त आप हमेशा जेल में ही होते हैं। क्या ये ऐसा कुछ प्लान होता है कि घटना होगी तो मैं उस वक्त जेल में होऊंगा या मैं जेल में होऊंगा तभी घटना होगी? ऐसा तो तकरीबन शातिर क्रिमिनल ही कर सकता है। नहीं, बिल्कुल इस इत्तेफाक को आप जिस चीज़ से जोड़ दें। मेरा एक डिस्ट्रिक्ट है, 15 साल में न एक अपहरण हुआ है और न ही एक प्लानिंग किलिंग हुई है, एक भी। अपराध करने वाले जब सरगना बन जाते हैं तो अपराध कैसे होंगे? ये बात तो आपने कही और यही बात पुलिस भी कहती है। जो फहरिस्त आपके पास है, कम से कम जनता को ये तो बता दीजिए कि क्यों सारे पुलिस अफसर, सारे डीएम आपके पीछे पड़ जाते हैं। देखिए, उन शब्दों का मैं प्रयोग इस अदालत में नहीं करना चाह रहा था। क्यों, क्या वजह है कि अगर फातमी मजबूत होते हैं तो वो आईएसआई हो जाते हैं, शहाबुद्दीन मजबूत होते हैं वो आईएसआई हो जाते हैं, अनवारुल मजबूत होते हैं वो आईएसआई हो जाते हैं? क्यों, ये समाज की कौन सी बनावट का हिस्सा है? क्यों ऐसा होता है हम ही लोगों के साथ? क्या हमें अधिकार नहीं कि मजबूती से अपने बातों को रखें? अगर अपने बातों को रखते हैं तो हम आईएसआई के एजेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ क्यों होता है? और आडवाणी जी जा करके और जीना की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं होता। ये माइनॉरिटी के साथ, अकलियत के साथ क्यों होता है? मुझे लगता है बहुत चालाकी से आप इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करने क्या माइनॉरिटी में। मैं 15 साल से राजनीति में हूँ। 30 साल की एक नौकरी होती है, मैं आधी नौकरी निकाल चुका हूँ। मुझे किसी चालाकी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने अवसर दिया है मुझे अपनी पैरवी करने की। आज मुझे अवसर मिला है तो मुझे ये हक भी हासिल, अगर इस अवसर के साथ कोर्ट अगर परमिशन देता है खुद से पैरवी करने की, तो उसके साथ साथ ये हक देता है कि बड़े सफाई से अच्छे और बुरे दोनों पक्ष को अपने मैं रखूं, और मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पूरा हक है अपनी सफाई देने का, लेकिन सिर्फ छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस नहीं है, बहुत गंभीर अपराध, देशद्रोह के अपराध आपके ऊपर लगे हैं। बिल्कुल, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद में। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन पर, सीवान के वो एमपी जिन पर 34 आपराधिक मुकदमे हैं। आपकी अदालत में मोहम्मद शहाबुद्दीन पर इल्जाम है कि इन्होंने देश के हित के खिलाफ काम किया। शहाबुद्दीन साहब बहुत बड़े बड़े पुलिस अफसर हैं जिनका शायद आपने तबादला करा दिया या जिनको नौकरी से हटवा दिया। एक उनमें से है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे थे ओझा साहब। उन्होंने आपके बारे में क्या कहा, ये एक बार जरा आप सुन लीजिए। शहाबुद्दीन दुर्दांत अपराधी हैं। हत्या, डकैती, किडनैपिंग, कोई भी इस तरह का सबसे बड़ा से बड़ा अपराध नहीं है जिसका निर्देशन वो नहीं करते हैं या जिसमें खुद भाग उन्होंने ले लिया है। आईएसआई के एजेंट हैं, इसका प्रमाण है। आज सीबीआई भी कह रही है, हमने अपने रिपोर्ट में लिखा था, आज सीबीआई भी कह रही है।
इस तरह का प्रमाण दिल्ली पुलिस के सामने आया था कि अलकायदा से उनका कनेक्शन है, अलकायदा से और कश्मीर टेररिस्ट से उनको AK-47 और आर्म्स मिलता है। ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है? नहीं। ये तो बिहार सरकार में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और उस सरकार के DGP जिस पार्टी के आप हैं। नहीं, बिल्कुल। ये इलेक्शन भी लड़े थे, ये इलेक्शन लड़े थे। जब आपने नौकरी से निकलवा दिया तो इलेक्शन तो लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने की ही तैयारी कर रहे थे, इलेक्शन लड़ने की ये तैयारी कर रहे थे। और ये जहाँ स्टेटमेंट दिए उसके बगल में मेरा भी स्टेटमेंट ये था कि ये मोसाद की आदमी है, तो ये मोसाद तो हो नहीं गए। अब उसका प्रामाणिकता चाहिए। इसलिए अब ये क्या कह रहे हैं, ये इनकी राजनीतिक आकांक्षा थी, अपना पूरा किए। 1800-1700 वोट पाए थे पार्लियामेंट में। तो अगर पब्लिक इनको इतना ही चाहती थी तो और ज़्यादा वोट। देखिए, इनके बारे में जो मीडिया में छपा वो ये था कि लालू यादव आपको फिक्स करना चाहते थे, तो पहले उन्होंने DGP साहब का इस्तेमाल किया आपको जेल भेजने के लिए। एक मिनट मुझे कहने हैं, ये अभी एक यूपी में मामला चला है, यूपी के एक्स चीफ सेक्रेटरी का, इनके वो समधी हैं। वो अभी एक रेड वेड पड़ा था। मैं तो बिहार की बात कर रहा हूँ, बार बार आप सब यूपी चले रिश्तेदार जाते हैं। नहीं, मैं रिश्तेदारों की मैं बात, मैं जैसा होऊंगा मेरी नस्लें भी वैसे ही होंगी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही नहीं है कि जब इन्होंने आपको जेल भेजा उसके बाद में इनको DGP के पद से हटा दिया गया? नहीं, ये तो अपने सर्विस में ये रिजाइन करके गए थे शायद। राजनीति इलेक्शन आ गया था लड़ने के लिए, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी चुनाव गई। लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जदयू से इन्हें टिकट मिलना था। जदयू ने कहा कि सीवान से लड़िए तो मैं टिकट दूंगा। इन्होंने इनकार किया कि सीवान से मैं नहीं लड़ूंगा, तो कहा कि मैं फिर टिकट नहीं दूंगा। तो फिर ये बेगूसराय से लड़े। DGP साहब ने आरोप लगाया कि अलकायदा से संबंध है, ISI से संबंध है। बिल्कुल। मैं जब जेल में था ही इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। तो मनव्वर हुसैन राना एक शायर हैं, उन्होंने मुझे लिख के भिजवाया था कि उसने इसलिए मुझे बलवाई लिखा था कि मेरे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा था। और वही ISI अगर आप कहते हो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, तो मैं हूं, ये मैं सब 7 फरवरी 1999 को हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी मुश्ताक अहमद आगा गिरफ्तार किए गए थे और उन्होंने स्वीकार किया कि वो आपको अच्छी तरह जानते हैं और आपकी आतंकवादी संगठनों के लोगों से भेंट कराते थे। अभी ये स्टेटमेंट ना मुझे किसी ने पूछा, अगर आप आज पूछ रहे हैं तो मैंने कश्मीर में कम से कम 500 बच्चों को मैंने अपने दायरे से, मैंने अपने इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर बनाया है। तो 500 फैमिली को तो मैं व्यक्तिगत जानता हूं और आज भी मैं उनके यहाँ जाता हूं, कल भी जाऊंगा और कल भी जाता था। तो मैंने कहा कि जो मेरे रिश्ते पुराने हैं, जो पहले के थे, वो आज भी हैं। तो ये 500 को मैं डॉक्टर, 500 फैमिली को कोई हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर हो? नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो DU में प्रोफेसर होते हैं, उनके यहाँ कोई और बात निकल जाती है। तो उसकी कोई DU में प्रोफेसर थे और उनके यहाँ निकल गई कि ये किसी और से, हमारे पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उनसे रिश्ते निकल गए, तो वो मैटर मैं नहीं, उस मैटर पे मैं नहीं जाना चाहता। आपसे रिश्ते हैं क्या नहीं है? ये हमारे 500 फैमिली को मैंने 500 लड़कों को डॉक्टर बनाया है और 500 फैमिली को मैं जानता हूँ। उस 500 में कौन और कितने मुस्ताक हैं मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन 500 डॉक्टर बनाते बनाते अगर आपने एक भी आतंकवादी बना दिया तो देश का तो नुकसान होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पहला आदमी होऊंगा कि जब हमारे यहाँ वार चल रहे थे, इसको कारगिल कहते थे, मेरे पास उसकी हमारे राष्ट्रपति की चिट्ठी है, तो मैंने मिल करके रिप्रेजेंटेशन दिया था कि मैं NCC ट्रेंड हूँ, स्कूल में, कॉलेज में मैं बंदूक चला सकता हूँ। मैं पहला पार्लियामेंट्रियन होऊंगा जिसने कहा था कि हमें भी मौका दिया जाए। मैं चाहता हूं कि सरहद, मैं अगर मरूं तो सरहद पे मरूं। और मेरे पास उनकी चिट्ठी है, उनके जवाब की चिट्ठी भी मेरे पास है। लेकिन मेरे पास भी एक चिट्ठी है जिसमें लिखा है कि शहाबुद्दीन साहब श्रीनगर गए थे, उन्होंने मुश्ताक के घर में हिजबुल के कुपवाड़ा के प्रमंडलीय कमांडर फारूक मीरथल से मुलाकात की थी और
उन्होंने कहा था कि आपको आत्मरक्षा के लिए अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता है। आगा ने स्वीकार किया कि 2001 में उसने एक बार फिर से घातक हथियारों की खेप शहाबुद्दीन तक पहुंचाई थी और इस बार AK-47 पिस्टल्स और कारतूस फलों की पेटी में भरकर भेजे थे। नहीं, मेरे पास तो अपने राइफल के सिवा कोई असलाह नहीं कभी रहा। लेकिन ये खबरें तो मैगजीन्स में, अखबारों में छपी थी, आपने कभी डिनाई नहीं किया? नहीं, हमसे किसी ने पूछा नहीं। मैं बहुत बार इस अदालत की नोटिस गई, तब बड़े मुश्किल से मैं आया हूँ। तो जब तक हमें पूछेंगे नहीं, अरे बगैर पूछे तो हम ईश्वर के यहाँ नहीं जाते हैं, किसी और के यहाँ क्यों जाएं? आपकी अदालत में मोहम्मद शहाबुद्दीन की सफाई पर जनता के जज का क्या कहना है, ये देखेंगे एक ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज हमने सफाई मांगी राजनीति में अपराधीकरण के सिंबल बने मोहम्मद शहाबुद्दीन से। हमने उनसे पूछा उन पर चल रहे 34 आपराधिक मुकदमों के बारे में। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर जनता के जज फॉर्मर DGP प्रकाश सिंह के फैसले का। मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में प्रोसिक्यूशन ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन महोदय ने जो अपना डिफेंस दिया है, उन सब पर विचार करने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विरुद्ध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उल्लंघन और आर्म्स एक्ट के अवहेलना दोनों के आरोपों में दम है, क्योंकि उन्होंने जो दलीलें पेश की हैं वो मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी। इसके अलावा चंद्रशेखर की हत्या के संदर्भ में भी उनके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और इसके बारे में CBI को और अग्रिम विवेचना करनी होगी। पुलिस पर गोली चलाने का आरोप भी गंभीर है। गोली चलाने के बारे में भी मेंबर पार्लियामेंट महोदय जो उनके सहयोगी ने चलाई, भले उन्होंने स्वयं न चलाई हो, उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत कन्विंसिंग नहीं थी। आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से सफाई मांगी मोहम्मद शहाबुद्दीन से, सीवान के वो MP जिन पर ढेरों आपराधिक मुकदमे हैं। उनकी सफाई में कितना दम है, ये फैसला आपको करना है। हम मिलेंगे अगले सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ, एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।